कमाल है, रिकॉर्ड किया। ये क्या है? कमाल है। साला अब धमाके की लहर हमारे पास तक आ जाएगी। देखो पागल हो जाओगे। यहाँ से जाना। हाँ ठीक है। संकोच छोड़ो, पागल हो जाओ। वहाँ माहौल जबरदस्त है। साले। कमाल है, ये तो गजब है। यूक्रेन ने एक रूसी तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध प्रभावी हैं। पिछले सप्ताह रूसी सरकार ने पेट्रोल की कमी के कारण निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। रूस, जिसे गैस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, अब पेट्रोल की कमी का सामना कर रहा है और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर है। यही वजह है कि यूक्रेन इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है और पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन ने लगातार हर रात रूसी रिफाइनरियों, रूसी तेल डिपो और रूसी हथियार कारखानों पर हमला किया है। वास्तव में गत रात्रि रूस के लिए अब तक की सर्वाधिक बुरी रातों में से एक थी। कई शहरों में 11 हमले हुए, हवाई अड्डों को बंद किया गया, संयंत्रों को नष्ट और रिफाइनरियों में आग लगाई गई। आइए जानते हैं कि यूक्रेन ने पिछली रात क्या किया, रूसी नागरिक कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब पुतिन रूसी नागरिकों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। चलिए कल रात के हमले के कुछ वीडियो क्लिप्स देखते हैं। पहली क्लिप में सोची की एक रिफाइनरी पूरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है। यह दूसरी क्लिप एक व्यापक कोण से है और दिखाती है कि सिर्फ $20,000 के ड्रोन से रिफाइनरी को वास्तव में कितनी क्षति हुई। अरबों डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गई। रूस $20,000 के ड्रोन को नहीं रोक पाने के कारण अत्यधिक तेल की बर्बादी हुई, जो अकल्पनीय है। चलिए अगले क्लिप पर चलते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार युद्ध जीतने के लिए पैसा, पैसा और पैसा, इन 3 चीजों की जरूरत होती है। हर युद्ध एक आर्थिक युद्ध होता है और इस तरह की हमले रूसी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दे रहे हैं। जैसा कि कई लोग जानते हैं, रूस के पास कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी नहीं है जो उसकी अर्थव्यवस्था की मदद कर सके। उनके पास कोई खास नवाचार नहीं है। रूस में स्थापित एक कंपनी जो मुझे याद आती है वह है टेलीग्राम। पेवेल ड्यूरोव को रूस छोड़ने पर विवश किया गया क्योंकि उन्होंने 2014 में यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों का व्यक्तिगत डेटा देने से मना कर दिया था। जब आप संस्थापकों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आपके पास एक फलता फूलता टेक सेक्टर या अर्थव्यवस्था कभी नहीं हो सकती। तो सोचिए क्या हुआ। रूस के पास सिर्फ एक ही बचाव का जरिया था और वो था उसका ऊर्जा क्षेत्र। सीनेटर मैक्केन ने एक बार कहा था कि रूस एक गैस स्टेशन है जिसे माफिया राज्य चला रहा है, जो एक देश होने का दिखावा करता है। ऊर्जा क्षेत्र भी अब मुश्किलों का सामना कर रहा है। पिछले हफ्ते रूस ने पेट्रोल निर्यात पर 1 या 2 महीने का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। रूस ऐसा बढ़ती घरेलू कीमतों और उच्च मौसमी मांग को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। यह प्रतिबंध फिलहाल अगस्त अंत तक प्रभावी है, पर सितंबर तक बढ़ाया जा सकता है। अब इस घोषणा को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि रिफाइनरी मरम्मत में देरी और यूरोपीय प्रतिबंधों का असर पड़ा है। इन घटनाओं ने घरेलू बाजार में रूसी तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं और सरकार चाहती है कि उत्पादक और व्यापारी तेल का निर्यात बंद करें ताकि घरेलू कीमतों को कम किया जा सके। मुझे इस बात पर नीचे कमेंट्स मिलने की उम्मीद है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से पेट्रोल पर है। रूस की अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर है, विशेषकर चीन को जो लगभग 47% और भारत को जो करीब 38% रूसी निर्यात खरीदता है। कच्चे तेल का वह निर्यात तो जारी रहेगा बेशक, क्योंकि ये दोनों देश तेल की खेप स्वीकार करते रहेंगे। द्वितीयक प्रतिबंधों के लागू होने की संभावना के चलते यह स्थिति शायद बनी न रहे। पिछले 3 दिनों में कई रूसी टैंकर भारतीय तट के पास प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां राष्ट्रपति ट्रंप के द्वितीयक प्रतिबंधों के कारण जोखिम नहीं लेना चाहती। वे रूसी टैंकरों से कह रहे हैं कि उन्हें उनका तेल नहीं चाहिए, इसलिए वापस जाएं। टैंकर भारतीय तट के पास खड़े हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां जाना है।
रूस एक मुश्किल में फंसा है क्योंकि वह तेल बेचना बंद नहीं कर सकता। यही तरीका है जिससे वे इस युद्ध को फंड कर रहे हैं। उनके पास युद्ध जारी रखने के लिए टैक्स के माध्यम से पैसा जुटाने वाली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां नहीं हैं, जो एक बड़ी समस्या है। यही कारण है कि ये द्वितीयक प्रतिबंध रूस पर लगाए गए 18,000 प्रतिबंधों से भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों की बात करें तो आइए उन पर वापस आते हैं। कल रात रूस में एक दिलचस्प घटना हुई जिसमें कुछ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर उस रिफाइनरी के पास गए जिसे यूक्रेन ने उड़ा दिया था और रिफाइनरी की आग के सामने टिकटॉक वीडियो बनाने लगे। यह वह क्लिप है, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं क्योंकि इससे हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है। जैसा आप जल्द ही देखेंगे, इन टिकटॉकर्स को उनके टिकटॉक की वजह से रूस में सेंसर कर दिया गया और गिरफ्तार भी कर लिया गया। चलिए क्लिप देखते हैं। सबटाइटल्स बनाए डिमाटोर जोक ने। टिकटॉक पर वीडियो पोस्ट करने के बाद इन नाबालिग लड़कियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक लगता है कि इन लड़कियों को तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मैंने अब भी सीखा कि रूस के पतन को रिकॉर्ड करना किसी तरह तोड़फोड़ है। यह सब कुछ घंटे पहले ही हुआ था जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। फिलहाल लड़कियों पर कोई औपचारिक आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यह घटना रूस में मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण को दर्शाती है। असल में ठीक आज ही जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, पुतिन ने एक नया बिल कानून में साइन किया है। और यह बिल क्या करता है? यह बिल उन चीजों को देखना भी अपराध बनाता है जिन्हें पुतिन चरमपंथी मानते हैं। एक उदाहरण है कि अगर आप रूस के पूर्व राजनीतिक विपक्षी नेता नवलनी के बारे में खोजते हैं, जिन्हें पुतिन ने गिरफ्तार किया था और फिर रूसी जेल में उनकी हत्या कर दी गई थी, रूस में उनका नाम खोजने पर 5,000 रूबल का जुर्माना लगता है। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि सिर्फ कुछ खोजने पर मुझे जुर्माना देना होगा। ऐसी सेंसरशिप या इस तरह की निगरानी के बारे में पढ़कर ही मुझे डर लगने लगता है। रूस में आप इंटरनेट पर खोज नहीं करते, वहां इंटरनेट आपको खोजता है। यूक्रेन ने केवल तेल रिफाइनरी को ही नहीं बल्कि अन्य लक्ष्यों को भी निशाना बनाया था। उन्होंने उस एयरफील्ड को भी निशाना बनाया जिसका रूस यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल कर रहा था। यह निश्चित रूप से मासूम यूक्रेनी नागरिकों के लिए एक बड़ी खबर थी और इस पर रिपोर्ट यहाँ है। रूसी प्रिमोस्कोप्स में सहे ड्रोन एयरफील्ड और रूसी पंजाबे में एक सैन्य संयंत्र पर कल रात ड्रोन से हमला किया गया। साथ ही कुछ अन्य रूसी सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ। यह एयरफील्ड यूक्रेनी शहरों पर हमले में प्रयुक्त स्ट्राइक ड्रोन के भंडारण और लॉन्च स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था, जिसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद एयरफील्ड के पास बड़ी आग लग गई। आप लोग अपनी स्क्रीन पर आग की तस्वीर देख सकते हैं। यह मशरूम क्लाउड जैसा दिखता है। परमाणु बम जितना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी भयानक है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर के तहत काम करने वाले पेंजा के इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर हमला हुआ, जो नियंत्रण प्रणालियों, विमानन, बख्तरबंद वाहनों और अंतरिक्ष उद्योग के लिए उपकरण बनाता है। लंबी दूरी के ड्रोन ने सुविधा पर हमला किया। विस्फोट और धुएं की खबरें आईं। हमारे पास वास्तव में इस हमले का एक क्लिप है, तो चलिए उसे देखते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, आप रख दीजिए। वो उस पर काम कर रहा है। देखो, फट रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस और उसके समर्थक देशों के खिलाफ दी जा रही धमकियों और प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। अंततः रूस उसी धन का प्रयोग उपकरण, हथियार निर्माण और सैनिकों के वेतन के लिए कर रहा है।
इसका अर्थ है कि यदि हम रूसी धन आपूर्ति पर लगातार दबाव डालते रहेंगे तो हमें यूक्रेन के मोर्चे पर वास्तविक फायदे दिखाई देंगे। और यहाँ हमारे पास नेटो में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत हैं जो इसी बात को समझा रहे हैं। चलिए सुनते हैं। खैर, राष्ट्रपति ट्रंप जाहिर तौर पर किसी भी और से बेहतर दबाव की ताकत को समझते हैं। 8 अगस्त को उन्होंने बिना युद्ध विराम के घोषणा की कि वह रूस पर विनाशकारी टैरिफ और प्रतिबंध लागू करने जा रहे हैं। और क्योंकि वे इस युद्ध को फंड कैसे कर रहे हैं, वे एक नए भर्ती अपनी सेना के एक प्राइवेट को, जिसे शायद सीमित ट्रेनिंग के बाद मोर्चे पर भेजकर मौत के मुंह में डाला जाएगा, उसे वेतन कैसे दे पा रहे हैं। उन्हें युद्ध में जाने के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि देनी पड़ती है। और ये खाते हैं, असल बात यह है कि पुतिन को अपना तेल बेचना है। वह इसे चीन को बेच रहे हैं, वह इसे भारत को बेच रहे हैं, वह इसे ब्राजील को बेच रहे हैं। अब रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को कुछ महत्वपूर्ण परिणामों का सामना करना होगा। रूस के पास कोई मित्र, व्यापारिक साझेदार नहीं रहेंगे। इस युद्ध को वित्त पोषित करने की उनकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो आखिरकार दिन के अंत में हमें जो चाहिए, रूस ने इसका जवाब अपनी सामान्य शैली में दिया, परमाणु धमकी देकर। रूस यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत से ही ऐसा कर रहा है। जब हमने यूक्रेन को टैंक भेजने की बात की तो रूस ने मना किया। हमारे पास परमाणु हथियार हैं। जब हमने यूक्रेन को हमलावर भेजने की बात की तो रूस ने कहा, अरे ऐसा मत करो, हमारे पास परमाणु हथियार हैं। जब हमने यूक्रेन को और हथियार और समर्थन भेजने की बात की ताकि वे रूसियों को पीछे धकेल सकें तो रूस ने कहा कि ऐसा मत करो, हमारे पास परमाणु हथियार हैं। अंततः सभी जानते हैं कि रूस कभी परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, पर वे अमेरिकी व पश्चिमी नागरिकों में भय पैदा कर राजनेताओं का यूक्रेन समर्थन आधार कमजोर करना चाहते हैं। रूसी परमाणु धमकी का यही पूरा मकसद है। रूस असल में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो असल में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि शी जिनपिंग ने रूस के चारों ओर एक रेड लाइन खींच दी है कि अगर कभी भी किसी भी तरह के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो रूस को चीन का समर्थन खोना पड़ेगा। पुतिन मानते हैं कि परमाणु हथियारों की धमकी से वे अमेरिकी जनता के बीच प्रचार फैलाकर अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। रायान मैकबेथ ने अपनी एक वीडियो में इसे बिल्कुल सही और मुझसे बेहतर तरीके से समझाया है। रूस यूक्रेन को अमेरिका द्वारा हथियार भेजने को रोकने के लिए 2 तरीके अपना सकता है। 2 तरीकों से वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला और हमारी फैक्ट्रियों को नष्ट करना। यह रूस के लक्ष्य को पूरा करेगा जो पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन बंद कर दे, भले ही यह एक बड़ी बढ़ोतरी हो। दूसरा तरीका है कि वे प्रचार फैलाकर अमेरिकी मीडिया में झूठ फैला सकते हैं कि अगर अमेरिका यूक्रेन का समर्थन जारी रखता है तो इसका मतलब होगा अमेरिका और रूस युद्ध में होंगे। इस गलत सूचना अभियान से अमेरिकी नेताओं का यूक्रेन समर्थन कम होगा और उन्हें इसे रोकने पर मजबूर होना पड़ सकता है। रूस ने अमेरिका पर बिना हमला किए अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, इसलिए रूस झूठे प्रचार अभियान में, विशेषकर अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारी निवेश करता है। इस बार हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप थे जिन्होंने एक सीमा रेखा खींच दी और साफ साफ कह दिया कि देखो, परमाणु हथियारों की बात अमेरिका कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका परमाणु हथियारों के मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि रूस के साथ साथ अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। अब कोई भी असल में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मकसद ये है कि रूस इस परमाणु हथियारों की बात को लेकर पागल ना हो जाए और अमेरिकी जनता को डराए नहीं। यहाँ राष्ट्रपति ट्रंप इसे समझा रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो अब एक महत्वपूर्ण परिषद के प्रमुख हैं, ने परमाणु हथियारों को लेकर कुछ बहुत ही खतरनाक बातें कही हैं। जब आप परमाणु शब्द का जिक्र करते हैं तो मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और मैं कहता हूं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरा है। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसकी जुबान तेज़ है और वो पहले भी ऐसी बातें कह चुका है। इसलिए हम हर समय तैयार रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने उस क्षेत्र में 2 परमाणु पनडुब्बियां भेजी हैं। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उनके शब्द ही रहें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।